Red FM presents the audio film project season 2 with director Vikram Bhatt. इसे आंखें बंद करके देखो only on Red FM. जब अपनी बनाई हुई दुनिया में कोई दूसरा इंसान आ जाए तो आदमी अपने ही घर में अनजान बन जाता है। यही डर रोशनी को भी खाए जा रहा था। आज सुबह अंकुर अपना सारा सामान लेकर इस घर में अपने कदम रखने वाला था। रोशनी के चेहरे पर आज सुबह से ही परेशानी जमी हुई थी। सिद्धार्थ ये सब साफ तौर पर देख सकता था कि भले ही रोशनी ने अंकुर को इस घर में रहने के लिए हाँ बोल दिया था, मगर तब भी वो इस बात से खुश नहीं थी। रोशनी बस चुपचाप अपने किचन में काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सिद्धार्थ ने जाकर दरवाजा खोला और देखा कि अंकुर अपना सामान लेकर बाहर खड़ा था। सिद्धार्थ ने एक मुस्कान के साथ कहा, अरे आओ, अंदर आओ। ये सुनकर रोशनी एक झूठी मुस्कान चेहरे पे लगाकर अंकुर को देखते हुए बोली, हेलो, प्लीज कम, वेलकम। ये सुनकर अंकुर ने भी अपना सर हिला दिया और एक अजीब सी खामोशी उन तीनों के बीच फैल गई। रोशनी अपनी नजरें चुराते हुए कहीं और देख रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अंकुर आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। इतना बोलकर अंकुर और सिद्धार्थ वहां से चले गए। कमरे में आकर अंकुर ने कहा, थैंक यू सो मच, वरना मैं पता नहीं कहां भटकता रहता। इस एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे इसके बदले में तुम भी तो हमारी मदद कर ही रहे हो। तुम्हारी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी यार। इसी बीच अंकुर ने कहा, अच्छा क्या है कि मेरे कुछ हॉस्पिटल के दोस्त है, एक छोटी सी पार्टी रखी है मैंने, अगर इजाजत हो तो। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी इस घर में काफी सालों से कोई जश्न नहीं मना है, तुम्हारे बहाने ये तो हो जाएगा। इतना बोलकर सिद्धार्थ वहां से चला गया। नीचे आकर सिद्धार्थ ने देखा कि रोशनी डिनर टेबल पर खामोश बैठी थी। सिद्धार्थ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूं, मगर देखो एक वक्त आएगा जब तुम मेरे इस आइडिया की तारीफ करोगी। अब मूड ठीक कर लो, शाम को अंकुर ने एक पार्टी रखी है, कुछ लोग भी आने वाले हैं। ये सुनकर रोशनी ने एक नजर सिद्धार्थ को देखा और कहा, पहले ही दिन से ये सब? मुझे नहीं आना कोई पार्टी में। दिन भर से उस कमरे की सफाई कर करके मैं थक गई हूं, मैं बस सोना चाहती हूं। इतना बोलकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। देखते ही देखते शाम हो गई और पार्टी का माहौल शुरू हो गया। एक एक करके काफी सारे लोग घर में आकर इकट्ठा होने लगे। सारी तैयारियां होने लगी थी। शराब के ग्लास हाथ में लिए सभी लोग म्यूजिक पर अपने पैर थिरक रहे थे। इस बीच सिद्धार्थ भी इन लोगों के साथ घुल मिलने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में बार बार ये बात आ रही थी कि अंकुर की पर्सनालिटी अब तक उसी तरह की थी जैसे कॉलेज में हुआ करती थी, हर जगह सबका फेवरेट। कुछ देर में सिद्धार्थ पार्टी को चलता हुआ छोड़ अपने कमरे की तरफ चला गया। अंदर आकर उसने देखा कि रोशनी अब तक जाग रही थी। सिद्धार्थ ने एक नजर घड़ी को देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसने रोशनी के पास आकर कहा, तुम सोई नहीं अब तक? इस पर रोशनी ने बिना उठे ही कहा, म्यूजिक लाउड है, मैं कैसे सो जाऊं। ये सुनकर सिद्धार्थ भी समझ रहा था कि म्यूजिक सचमुच लाउड था। उसने उठते ही कहा, रुको, मैं जाकर कुछ करता हूं। इस पर रोशनी ने तपाक से कहा, नहीं नहीं रहने दो, पहला ही दिन है, आई विल एडजस्ट।
ये सुन के सिद्धार्थ रोशनी के पास लेट गया। रोशनी की खामोशी में उसकी परेशानी सिद्धार्थ साफ सुन सकता था। अगली सुबह सिद्धार्थ अपने एनजीओ में पहुंचा ही था कि उसने देखा एनजीओ की ही एक लड़की उसके ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ये थी शालिनी, जो कि एनजीओ में ही काम किया करती थी। सिद्धार्थ ने उसे इस तरह खड़ा देखकर कहा, अरे शालिनी, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? इस पर शालिनी कुछ कह पाती उसके पहले ही एक जोर की आवाज हुई। ये आवाज एक ड्रिल मशीन की थी जो पास खड़ा एक इलेक्ट्रिशियन चलाया जा रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने शालिनी से कहा, आओ ऑफिस के अंदर बात करते हैं। आजकल एनजीओ में बिजली का काम चल रहा है ना। और इतना कहकर सिद्धार्थ और शालिनी ऑफिस के अंदर आ गए। शालिनी अब भी थोड़ी बेचैन थी। सिद्धार्थ ने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कहा, हाँ शालिनी, तुम कुछ कह रही थी? इस पर शालिनी ने घबराते हुए कहा, सर मुझे लगता है जिस आदमी ने पूनम के साथ ये हरकत की है वो हम लोगों से बदला ले रहा है सर। आई थिंक ये आदमी कोई ऐसा ही है जिसके खिलाफ हमारे एनजीओ ने कोई एक्शन लिया होगा। हम लोगों ने विमेन सेफ्टी के लिए कई सारे कैंपेन किए हैं ना। बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन हो सकते हैं सर। I'm really scared सर। जो पूनम के साथ हुआ वो इस एनजीओ में काम करने वाली किसी भी लड़की के साथ हो सकता है ना सर। यह सुनकर सिद्धार्थ भी सोचने पर मजबूर हो गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। और जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है वो भी पकड़ा जाएगा, तुम देखना। ये कहते हुए सिद्धार्थ के मन में ख्यालों का सैलाब उफन रहा था। कुछ तो था जो उसे खाए जा रहा था। रात हो चुकी थी। हॉल में सिद्धार्थ और रोशनी खामोश बैठे डिनर कर रहे थे। कल रात से ही रोशनी कुछ खफा सी थी और सिद्धार्थ जानता था कि कुछ ही दिनों की बात थी कि कभी न कभी रोशनी भी अंकुर को इस घर में देखने की आदी हो जाएगी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से उन दोनों का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि अंकुर नीचे की तरफ आ रहा था। नीचे आते ही उसने कहा, ओह माय गॉड, खुशबू काफी अच्छी आ रही है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, अरे आओ अंकुर बैठो। इतना सुनकर अंकुर भी डिनर करने बैठ गया। इस बीच रोशनी खामोश ही थी कि तभी उसने अपने पेट में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो खाते हुए ही नीचे गिर गई। ये देखकर सिद्धार्थ और अंकुर एक फुर्ती के साथ रोशनी को उठाने के लिए लपके। कुछ देर बाद रोशनी की आंखें अपने कमरे में खुली। उसने देखा कि सिद्धार्थ और अंकुर कमरे के दरवाजे पर खड़े बात कर रहे थे। अंकुर ने सिद्धार्थ से पूछा, ये सब कब से चल रहा है यार, ये दर्द? ये सुनकर सिद्धार्थ ने परेशानी भरी आवाज में कहा, रोशनी को बार बार एब्डोमिनल पेन होता है। पहले थोड़ा कम था पर कुछ दिनों से ये बढ़ गया है। वी डोंट नो यार, ये क्या है और क्यों है। ये सुनकर अंकुर ने कहा, किसी डॉक्टर से बात की तुमने? क्योंकि ये दर्द खतरनाक हो सकता है यार। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ डॉक्टर पंकज रस्तोगी है, मैं कभी नहीं मिला उससे, मगर रोशनी जाती है उनके पास, अभी उन्हीं की दवाई ले रही है। पर अब मुझे लग रहा है कि किसी और डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। उसका इतना बोलना हुआ ही था कि अभी उसके कानों पर रोशनी की आवाज पड़ी। ये सुनकर वो तुरंत रोशनी के पास आया और बोला, अरे होश आ गया तुम्हें? हाउ आर यू फीलिंग डार्लिंग? रोशनी ने एक खींच के साथ कहा, तुम तुम्हारे दोस्त को हमारी ये बातें क्यों बता रहे हो? सिद्धार्थ को काफी अजीब लगा। उसने पीछे पलट कर देखा तो अंकुर अब भी कमरे के बाहर ही खड़ा था। सिद्धार्थ ने कहा, वो डॉक्टर है रोशनी, अच्छा हुआ कि वो इस वक्त यहाँ था, वरना तुम्हारी हालत देखकर तो मैं डर ही गया था। इस पर रोशनी ने तपाक से कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस छोटा मोटा दर्द ही तो है।
सिद्धार्थ ने कहा, यह कोई छोटा मोटा दर्द नहीं है रोशनी, कितने साल हो चुके हैं इसे। अंकुर मुझे कह रहा था कि अगर हम चाहे तो उसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा डॉक्टर है वो। यह सुनकर रोशनी खामोश ही रही। कोई जवाब ना पाकर सिद्धार्थ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोशनी तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है और कुछ जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ही हूं। इतना बोलकर सिद्धार्थ बाहर चला गया। इस रात के वक्त शालिनी अपने फ्लैट में आई ही थी। घर सारा खामोश था। डिवोर्स के बाद शालिनी अकेले ही रहना पसंद करती थी। अंदर आकर उसने कमरे में झांक कर देखा तो उसका 6 साल का बेटा सो चुका था। यह देखकर शालिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो धीमे कदमों से अपने कमरे में आई और फ्रेश होकर एक किताब पढ़ने बैठ गई। उसे बैठे कुछ पल ही बीते थे कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे बंद खिड़की के बाहर से कोई उससे आवाज दे रहा हो। यह अजीब सी आवाज सुनकर उसके शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई, मगर तब भी हिम्मत करके वो उठी। वो आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अपने कांपते हुए हाथों से शालिनी ने उस खिड़की को छुआ। अब भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खिड़की खोल दे, मगर उस आवाज के पीछे का चेहरा किसका था, ये जानना शालिनी के लिए अब जरूरी हो गया था। एक गहरी सांस लेकर शालिनी ने उस खिड़की को खोला और देखा कि वहां तो कोई भी नहीं था। अपने आप में ही हंसते हुए शालिनी पलटी ही थी कि अपने पीछे किसी को पाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और आवाज गले में ही कैद हो गई। इस वक्त एनजीओ के कॉरिडोर में सिद्धार्थ चहलकदमी कर रहा था। कॉरिडोर के आखिर में पहुंचकर उसकी नजर स्टाफ रूम के अंदर गई। उसने देखा कि वहां एक कुर्सी अभी खाली थी। अंदर आकर उसने वहां बैठी बाकी लड़कियों से पूछा, अरे आज शालिनी नहीं आई? ये सुनकर एक लड़की ने जवाब दिया, हाँ सर, उसका कोई फोन भी नहीं आया सर, हो सकता है तबीयत खराब हो। ये सुनकर सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला और शालिनी को कॉल लगा दिया, मगर बार बार रिंग जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। सिद्धार्थ को यह बात कुछ जमी नहीं, क्योंकि शालिनी एक काफी समझदार और मेहनती लड़की थी। अगर वो छुट्टी भी लेना चाहती थी तो एक बार सिद्धार्थ को जरूर बताती। यही सोचकर सिद्धार्थ ने अपनी बाइक उठाई और शालिनी के घर की ओर निकल पड़ा। सिद्धार्थ शालिनी के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अंदर आकर सिद्धार्थ ने देखा कि शालिनी का बेटा शालिनी के कमरे के बाहर बैठे रोए जा रहा था। उसने तुरंत जाकर उस लड़के को उठाया और पूछा, अरे बेटा रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? ये सुनकर वो लड़का और बुरी तरह रोने लगा और शालिनी के कमरे का दरवाजा पीटने लगा। सिद्धार्थ को भी मामला ठीक नहीं लगा, वो भी दरवाजे को पीटने लगा, मगर अब तक कोई भी जवाब दरवाजे के उस तरफ से नहीं आया था। कोई जवाब ना पाकर सिद्धार्थ और जोर से दरवाजा पीटने लगा, मगर तब भी दरवाजा खोला नहीं। इसी बीच उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। उसने देखा कि दरवाजे के पास जमीन पर एक बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था। उसने करीब से उन बालों को देखा और उसकी जान हलक में आ गई, क्योंकि उन बालों पर खून लगा हुआ था। सिद्धार्थ ने तुरंत दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिया। इसी बीच वो चिल्लाया जा रहा था, शालिनी दरवाजा खोलो, बेटा शालिनी प्लीज। और आखिरकार एक जोर की लात मारने से दरवाजा
टूटकर नीचे गिर गया। सिद्धार्थ भागता हुआ अंदर पहुंचा ही था कि उसके पैर लड़खड़ा गए। शालिनी अपने ही खून में लथपथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसका गला कटा हुआ था और शरीर खून बह जाने की वजह से सफेद पड़ गया था। उसे इस हालत में देखकर सिद्धार्थ जमीन पर गिर गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। मगर सबसे खौफनाक चीज थी कि शालिनी के भी सर पर बाल नहीं रहे थे। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड FM इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड FM बजाते रहो।